हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड द वाटर लॉस ऑफ इन अ प्लांट में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 8th 9th 10th 11th 12th के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये एनसीईआरटी कुछ सिलेबस जो है इसमें आपके समक्ष होगा। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके सहूलियत के लिए ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज का डोज जो है आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Role of stomata in transpiration. Friend, what do you mean to role of stomata in transpiration? The sense of most of the water is a loss through the stomata. Plant and regulate the degrees of the stomata opening and closing to reduce the water loss with the help of guard cell. It has been seen the stomata show the periodic opening and closing during to day duration variation, diurnal variation, depending upon to heat and light, water content of cells and humidity. The stomata are generally closed during to the night and remaining open during to day in the presence of sunlight. From early morning till the midday, the stomata are open and hence the transpiration increasing till midday. During the sunny midday, there is stomata are closed and leaves get retired to transpiration from to late afternoon till evening. The stomata are open again and hence the transpiration increase. At the night, the stomata are closed and hence their transpiration is very slow. So, it's the next topic, the stomata aperture. What do you mean to stomatal aperture? Here, structure of stomatal aperture is stomata represented a minute pore surrounding by 2 guard cells, which is a turn or close surrounding by the 2 or more subsidiary cells. The stoma act is the tubular is operating valve. Then there is a close and open according to the alternative change in their fluidity. And the turbidity of the guard cell is a subsidiaries is a cell. Their guard cells have a unevenly thickened wall. The cell wall is around stoma is tough and the flexible. And the one way from the stoma is the thinner. The shape of guard cells differ in the dicot and monocot through the mechanism remaining the same. Here, mechanism of stomatal action. The mechanism of stomatal action. So here, the opening and closing of stomata is depending upon to gradity and facility. The alternative in the guard cells is a subsidiary cell. When to the guard cells are triggered to the
subsidiary cells are facilitated their stoma open and even guard cells lose water into the subsidiary cells so that guard cells become facilitated and subsidiary cells. Because the guarded there is stoma close to the mechanism opening and closing of stomata, dicot and monocot is given below. From there is a dicotyledons is a plant have a kidney shaped guard cell. Their inner walls around the stoma thinner than to outer cell. The first is the when guard cells is equal to guard cells expand and tough inner walls become a convex and stomata open get a distracted to the toward pressure. And second is the when to gut turgor is the guard cells is a shrug and inner cells walks come stomata closer. It is important. Here showing this picture stomatal action in a dicot plant. Friend, here is it totally show in this picture stomata open and closed or the guard cells also present and thinks wall and the subsidiary cells is also present. And here the stomata is closed. Here open, here close is the thinning walls and the guard cells is the important role is play in this closing and opening. Say here is a stomatal action in the dicots plant. Here in a monocotyledons plant their guard cells are thumbs well shaped with a thinner and wall to the nearest the stomata and thinner walls toward their inflated regions. When the guard cells become graded, the regions with the thin wall blazed and the get inflated and thin walls is a move apart. The stomata open. When the guard cell the inflated part of glass, the thin wall is a capless and the stomata closed the loss of water. Here monocot plant in their stomata action in the monocot plant. Here stomata open and other side stomata is closed. There are chloroplast present and here and subsidiary cells and thin walls also present. There is a totally show in this figure there are clarity of stomata action in the monocot cell. Here of stoma open and here is the totally closed of stoma. Changing in the gradity of facilities, alternatives involving the guard cells and subsidiaries cell in the varying about the opening and closing of stomata has been known from a long time but is a mechanism that lead to the priority need for the expanded. That is important for come to the Hindi. कहते हैं दोस्तों कि यहाँ जो है वर्षजन में रंध्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये भूमिका जो होती है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी रहती है क्योंकि रंध्रों द्वारा सबसे अधिक पानी का क्षय होता है। ये तो हमने पढ़ा भी है। पौधे रंध्रों खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को जो है डिग्री को नियंत्रित करके पानी के क्षय को कम कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि दिन के दौरान जो है दैनिक परिवर्तन रंध्रों का खुलना व बंद होना ऊर्जा और प्रकाश कोशिकाओं में जल की मात्रा और अंदरता के ऊपर निर्भर करता है। यह रात के समय अक्सर बंद रहते हैं जो कि आपको भी पता है। कहते हैं सुबह से लेकर मध्याह्न तक रंध्र जो है खुलते हैं और इसलिए जो है वर्षा मध्याह्न तक बढ़ता है। दोपहर में अधिक धूप के समय रंध्र बंद हो जाता है इसलिए जो वर्षण कम हो जाता है। कहते हैं दोपहर के बाद जो होता है से लेकर शाम तक जो है रंध्र दोबारा खुलता है और तब वाष्पन बढ़ जाती है। रात्रि के दौरान जो रंध्र बंद हो जाते हैं और तब वाष्पन काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो स्टोमेटा का क्या स्ट्रक्चर है यानी रंध्र की क्या संरचनाएं हैं। तो आपको बता दिया जाए कि प्रत्येक रंध्र अत्यंत छोटे छोटे जो है छिद्र से मिलकर बना होता है जिन्हें हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो होती है इन्हीं छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उनको स्टोमा कहते हैं। यह दो द्वार कोश यानी गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। यानी इसको चित्र में आप देखोगे तो क्लैरिटी आपको दिखेगी कि दो तरह से जो है गार्ड सेल से ये घिरा हुआ रहता है। कहते हैं स्टोमा जो स्फीति चलित बल्ले का इस तरह कार्य करता है जो कोशिका के स्फीति के अनुसार बंद और खुलता है। द्वार कोशिका की भित्ति असामान्य रूप से स्थूल होते हैं और स्टोमेटा के चारों ओर पाई जाने वाले कोशिका भित्ति दृढ़ और लचीली होती है और स्टोमेटा एक तरफ का भाग पतला होता है, ठीक है, जिसमें द्वार कोशिका आकर जो है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्रियों में अलग अलग होता है। यद्यपि प्रक्रिया दोनों में सामान्य होती है। देखते हैं कैसे। देखिए रंध्र प्रक्रिया जो है क्रिया की क्या प्रक्रिया होती है। रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिका में उपस्थित स्फीति दाब के ऊपर निर्भर करता है। यानी स्फीति दाब जो होती है इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी स्टोमेटा के जो है द्वार यानी गार्ड सेल को जो है कंट्रोल करती है, स्फीति दाब करती है। जब द्वार कोशिका दृढ़ होती है तब रंध्र खुलते हैं, जब द्वार कोशिका पानी छोड़ देती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं।
द्विबीजपत्री एकबीजपत्री पत्रों में जो है रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया हम नीचे करेंगे और समझेंगे इसमें क्या है। कहते हैं पहला पॉइंट यही आता है कि द्विबीजपत्री पौधों में द्वार कोशिका बुक के आकार की होती है, यानी जो है किडनी के आकार की होती है। बुक का मतलब होता है दोस्तों किडनी के आकार की होती है। स्टोमेटा के चारों ओर की आंतरिक दीवारें बाहरी दीवारों की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। अब यहाँ पर जो है बताने की कोशिश किया गया, जब द्वार कोशिका यानी ये में बताया गया है कि जब द्वार कोशिका स्फीति द्वार के कारण फूल जाती है तब क्या होता है, द्वार कोशिका फैलती है, उसके पश्चात दृढ़ आंतरिक कोशिका उत्तम हो जाता है, यानी रंध्र खुलने जाते हैं। बी पार्ट में ये बताया गया कि जब द्वार कोशिका का स्फीति दाब कम हो जाता है तो द्वार कोशिका ढीली हो जाती है और आंतरिक कोशिका भित्ति जो है नज़दीक आ जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है। तो ये बातें जो है हमेशा कहाँ होती है दोस्तों, द्विबीजपत्री के रंध्रीय क्रियाओं में होती है, यानी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो होती है, जिसमें आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत ही जो है एक अलग डायग्राम दिखाया गया है, बहुत ही समृद्धि डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें देखिए ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है, तो देखोगे कि दोनों तरफ जो है गार्ड सेल से ढका हुआ है। गार्ड सेल जो है दोनों देखोगे दोनों साइड प्रेजेंट है। उसके बाद पतली बाहरी भित्ति है, मोटी आंतरिक भित्ति और हरितलवक और द्वार कोशिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा करता है। तो गार्ड सेल जो है दोनों साइड बने होते हैं और इसको जो है क्लोज कर देता है। ये तो था हमारा द्विबीजपत्री में। अब एकबीजपत्री में देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। तो कहते हैं एकबीजपत्री पौधे में द्वार कोशिका गुंबद के आकार की होने के साथ साथ फूले हुए भाग की क्या है भित्ति मोटी होती है। कहते हैं ये में जो होता है जब द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है तो स्फीति जो है वाले भाग उभर जाते हैं और बढ़ते और फूल जाते हैं, तब मोटी दीवार अलग हो जाते हैं, जैसे रंध्र खुल जाते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं ऐसी धारणा लंबे समय से थी कि स्मृति में जो है बदलाव आने से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, लेकिन इस स्मृति किस कारण से कम ज़्यादा होती है इस बात का व्याख्या करना आवश्यक था। तो ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। ये एकबीजपत्री का चित्र है जिसमें आप देखोगे कि खुला हुआ रंध्र कैसा है और बंद रंध्र कैसे हैं, यानी हरितलवक मोटी भित्ति डमरू के आकार के द्वारा कोशिकाएं होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको बनाता है। तो ये जो होता है देखिए जैसा पौधा होगा उसी तरह के जो होते हैं इनके क्रिया विधि है। तो यार स्टार शुगर hypothesis. What do you mean by star sugar hypothesis? This is a hypothesis goes by their basis that are increasing a sugar concentration due to photosynthesis in a guard cells and endomosis of water during the day lead to a turbidity of guard cells leading to the opening of stomata and the resolve. The decreasing of sugar concentration of flowing by the exomosis lead to be closing of the stomata at the night. The change in the guard cells during the day in the light and at the night in their dark are given below. So friend, here reaction in the light and reaction in the dark. So first of all, a reaction in the light for utilize of the carbon dioxide during the photosynthesis in the guard cells and drop in the carbon dioxide lead to increasing in the pH or protoplasma becoming alkaline. And conversion of starch into sugar increase the concentration of solute and endomosis of the water from the subdiary cells to be their guard cells and increase the pterygoids pressure of the guard cells is lead to be a turbidity of guard cells is accompanied by the facility of subdiary cells and stomal is open. There is a stoma open during the light. And second is the reaction in the dark. Accumulation of the carbon dioxide due to absence of photosynthesis in the guard cells. So, increasing acidity or decreasing pH due to the formation of the arabonic acid. The conversion of sugar into the starch, decreasing concentration of solute in the guard cells. So, exomosis water from a guard cells to subdiaries of cell. There decreasing pterygoid is the pressure in the guard cells that lead to the fragility of guard cells, accompanied by the increasing TP and the turbidity of subdiary cells. The stomach close. The stomach close at the dark. So important the stomach open during the night light and the close to the dark. There is important reaction. This theory can be explained to stomatal movement where is the starch absent in the guard cells are a lack of chloroplast and open of the stomata at the night and closed by the day in the some plant like a fluorescent and cative. There is effect of potassium ion on the stomatal open and closing. So friend here
It has been to conventionally is a provide that is the accumulation of potassium and guard cells as the bearings about their opening and stomatus and close of potassium ion from a guard cells into the subvaries as their cells bearing about their closing of stomata. Here, during a daylight and during a night, so there is a shown in the flow chart. The first of all, during daylight is accumulation of potassium ion by the guard cells and increasing solute concentration and endomosis of water increasing a purity and the stomal open. Stoma is open and during a day and dark there is a loss of potassium ion by the guard cells and decreasing solute concentration, exomosis of water and decreasing purity and the stomal close. So the uptake of potassium ion is balanced by one by the flowing. The uptake of potassium ion balanced by the one of flowing. The first A uptake of chlorine ion on ions thus of diverse cells is a lack of chloroplast and the take of chlorine ion on ion to the balance the influx of potassium ion. And second is transport of hydrogen ion released from the organic acid. In some plant, the guard cells is obtained the starch. There is accumulations of organic acid like a malute by their conversion of the starch into the malic acid in a light. Their organic acid dissociate with their mold and the hydrogen. Potassium react with the malate from the potassium malate which is increasing the solute concentration. And C is entry of potassium is a balance by the exit of proton hydrogen ion. And third is the role of oxalic acid. It has been observed that during the water shortage in the soil by the intense of solar radiations of plant hormones, oxalic acid is accumulated in their leaves, leading to the closing of stomata and thus the preventing as exclusive water loss. Under the experiment condition also when oxalic acid is applied to be leaves stomata and get a close and check of water loss. जैसे दोस्तों आपको पता है कि स्टार संकरा परिकल्पना क्या होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि स्टार संकरा परिकल्पना में जो है क्या रिएक्शन होती है जब वो प्रकाश में होती है और जब अंधेरे में होती है। कहते हैं यह परिकल्पना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान संकरा की सांद्रता में बढ़ोतरी के आधार पर प्रकट किया जा सकता है। जब दिन के दौरान पानी का अंतःप्राशन रंध्रों से खुलने के प्रेरित करता है, तो कहते हैं इसके विपरीत इसका अर्थ बाहरी परिश्रण की क्रियाओं के दौरान शर्करा की सांद्रता में जो है कमी रात्रि में रंध्रों के बंद करने की प्रक्रिया की पूरी करता है। कहते हैं द्वार कोशिका में दिन के दौरान जो आए बदलाव अर्थात प्रकाश में, रात्रि में अर्थात अंधेरे में नीचे दिए गए हैं। देखिए दोनों यहाँ पर क्रिया दिखाया गया है कि प्रकाश में क्या होता है, जैसे दीप्त में अभिक्रिया, और अंधेरे यानी अदीप्त में क्या अभिक्रिया होती है। तो यह अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रकाश और अंधेरे में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड कमी से जो है पीएच बढ़ने में मदद भी मिलती है तथा जीव द्रव्य जो है इसमें क्षारीय हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है इसको। कहते हैं स्टार्च संकरा में बदलना, विलय की सांद्रता बढ़ना और अन्य एपिडर्मल कोशिकाओं के अंतःप्राशन द्वारा पानी का द्वार कोशिकाओं तक जाना, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, द्वार कोशिका का समृद्धि दाब बढ़ जाता है और रंध्रों का क्या है, खुलना शुरू हो जाता है। तो रंध्रों का प्रकाश में खुलना ही इसके रिएक्शन के कारण बनता है। उसके पश्चात अंधेरे में अदीप्त में अभिक्रिया क्या होती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एकत्र होना इसमें निर्धारित होती है और अम्लता में जो है वृद्धि और कार्बनिक अम्ल के निर्माण के कारण पीएच में कमी दर्शाई जाती है। और स्टार्च जो है संकरा में स्टार्च में बदलना भी इसमें होती है और विलय की सांद्रता घटना शुरू हो जाता है और पानी का जो है बाहरी प्राशन निर्धारित करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्मृति दाब घट जाती है और रंध्रों का जो होता है बंद हो जाता है। तो इसे हम रंध्रों का अंधेरे में बंद होना कह सकते हैं। कहते हैं यही सिद्धांत रंधित गति की व्याख्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोशिकाओं में स्टार्च अनुपस्थिति रहता है या फिर द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की कमी भी हो सकती है। रात में अंधेरे खुलते, देखिए रात में जो रंध्र है खुलते हैं और कुछ पौधों में जैसे मार्शल्स टेक्सटस में दिन के समय में जो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो काफ़ी इसका अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है इसके लिए। कहते हैं उसके बाद रंध्रों में पोटाशियम आयन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, रंध्रों में पोटाशियम आयन का भी अपना एक प्रभाव
पड़ता है। कहते हैं ये प्रमाणित हो चुका है कि पोटाशियम आयन को एकत्र होने से रंध्र खुले जाते हैं और पोटाशियम आयनों में कमी होने के कारण रंध्र बंद भी हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो कहते हैं दिन के दौरान क्या होती है, देखिए दिन के दौरान जो होता है कोशिकाएं द्वार में पोटाशियम आयन एकत्र करता है और विलीय की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और स्मृति में वृद्धि होने से क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बताया जाता है रात्रि के अंधकार के दौरान क्या होता है, देखिए उसमें जो होता है पोटाशियम आयन की संख्या में कमी आ जाती है और विलय की सांद्रता में भी कमी आ जाती है और स्मृति में भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से रंध्र जो होता है टोटली बंद हो जाती है। तो यह अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं पोटाशियम आयन की जो के अंतर्ग्रहण के निम्न में किसी एक द्वारा संतुलित किया जा सकता है। देखिए अगर पोटाशियम आयन के अगर रिएक्शन को आपने कंट्रोल करना है तो आपके कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको समझ होनी चाहिए। अगर इसको कंट्रोल करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन यानी क्लोरीन आयनों के रूप में अंतर्ग्रहण करवा सकते हैं। तो ये कोशिका क्लोरोप्लास्ट रहित होती है और क्लोराइड जो होती है आयनों के एनायन में रूप में लेने से पोटाशियम आयन की अंतवहन संतुलित रहता है। दूसरी बात बताती है कार्बनिक अम्लों में हाइड्रोजन आयन के परिवहन द्वारा निकालना। देखिए कुछ पौधों में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जैसे मैलेट का एकत्र होकर स्टार्च में परिवर्तन से प्रकाश संश्लेषण में जो है मौलिक अम्लता बनता है और यह कार्बनिक अम्ल वियोजित होकर मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। पोटाशियम मैलेट के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम मैलेट बनता है, जिससे विलय का सांद्रता बढ़ जाती है। और कहते हैं पोटाशियम आयन का प्रवेश से जो है प्रोटोनों यानी हाइड्रोजन के बाहर निकलने से भी ये संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद ये कहते हैं एम्बिसिडिस अम्ल का क्या कार्य है, तो कहते हैं ऐसा देखा गया है कि मिट्टी में पानी कमी के दौरान या फिर प्रवर और विकिरण के कारण से एक पादप हार्मोन जो है एब्सिड अम्ल पत्तियों में एकत्र हो जाता है और रंध्रों में जो है बंद करने में अहम भूमिका भी निभाता है और इस प्रकार जो है इसकी अधिक मात्रा में पानी कमी पर रोक लगती है और प्रायोगिक दशाओं की स्थिति में भी जब पत्तियों पर जो एम्सिडिस अम्ल छिड़का जाता है तो द्वार कोशिका बंद हो जाती है और पानी की क्षति को रोका जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है देखिए वाष्पजन का महत्व, आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।